नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। रात के 10 बज चुके हैं और 10 की बात के साथ मैं हूं मुकेश कुमार। आज विस्तार से चर्चा होगी जनता एनआरसी। देश की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश घुसपैठिए की अहम भूमिका है और उससे भी ज्यादा अहम भूमिका है उन घुसपैठियों को पहचान छुपाने में मदद करने वालों की। आज विस्तार से बताएंगे कि जनता एनआरसी है क्या, यह सरकार के एनआरसी प्रोग्राम से किस तरीके से अलग है और किस तरीके से ज्यादा सरल है। उद्देश्य दोनों का एक ही है, लेकिन एक एनआरसी को लागू करना जितना जटिल है, जनता एनआरसी को लागू करना उतना ही सरल। विस्तार से आपको हम बताएंगे अभी थोड़ी देर के बाद। फिर उसके बाद आपको बताएंगे क्या है वायरल और क्या है ट्रेंडिंग, और उसके बाद कल की हेडलाइन और फिर गुड न्यूज के साथ गुड नाइट कहेंगे, शुभ रात्रि कहेंगे। तो करते हैं शुरुआत 10 की बात की विस्तार के साथ। घुसपैठिए की समस्या दिनों दिन बड़ी होती जा रही है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए केवल देश की नहीं बल्कि देश के बाहर की भी डेमोग्राफी को बदल रहे हैं। बल्कि ये हमारे संवैधानिक अधिकार, हमारे प्राकृतिक संसाधन, हमें मिलने वाली सरकार की योजनाओं का लाभ, हमारे सुख, हमारी शांति, हमारी सुरक्षा, सभी को दीमक की तरह चट करते जा रहे हैं और हम अभी तक इनकी पहचान तक नहीं कर पा रहे हैं। पहले ये घुसपैठिए केवल बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान की सीमा से सटे प्रदेशों में ही देखे और चिन्हित किए जाते थे, लेकिन अब इनका विस्तार पूरे देश में हो चुका है। कश्मीर से कन्याकुमारी, सोमनाथ से अरुणाचल प्रदेश, सभी चारों कोनों और 10 दिशाओं में आप इसे देख सकते हैं, इसे आप ढूंढ सकते हैं। घुसो और यहाँ की घनी आबादी में फैल जाओ, यही इनका फार्मूला है ताकि इनकी पहचान ना हो पाए। जनता एनआरसी हमारे और आपके बीच छिपे घुसपैठियों की मौजूदगी को बेपर्दा करने की मुहिम है। आप इसे फार्मूला भी कह सकते हैं। जनता एनआरसी को लागू करने के लिए ना तो कैबिनेट के प्रस्ताव पारित करना जरूरी है, ना ही संसद से बिल पास कराना जरूरी है और ना ही सरकार से कोई नोटिफिकेशन ही जारी करवाना है। जनता एनआरसी जनता के लिए, जनता के द्वारा लागू किया जाने वाला अपना देसी विधान है। एक उदाहरण के द्वारा इसे आप समझ सकते हैं और या मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हमारे और आपके बीच कोई घुसपैठिया रह रहा है जो हमारी और आपकी तरह ही दिखता है। उसका पहनावा, ओढ़ावा, सब चीज हमारे और आपके जैसा है। वो बोलता भी हमारे और आपके जैसा भी है, लेकिन वो हमारा है नहीं। उसके भीतर का जो मैं है वो हमारा नहीं है। मतलब ये कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठिया है, ये अब ऐसे घुसपैठियों की पहचान करनी है तो वह सरकार या उसकी कोई एजेंसी सीधे तौर पर नहीं कर सकती। कर तो सकती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया जो है बहुत ही जटिल है और हम और आप बड़े ही कारगर तरीके से इस प्रक्रिया को बिना अपनाए, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन, बिना किसी जटिलता में गए आसानी से इसकी पहचान कर सकते हैं। मान लीजिए आपके गांव में कोई ऐसा शख्स नया आता है जिसे आप पहचानते नहीं हैं, तो आप उनसे पूछें कि आप कहां से आए हैं, आप कौन हैं, आप क्यों आए हैं, यहाँ कितने दिन तक रहेंगे और किन के यहाँ आप रुके हुए हैं। क्योंकि अगर आपके गांव में कोई नया आदमी आता है तो किसी न किसी के घर में आता है। इससे अगर किसी भी प्रश्न का, इनमें से जितने भी प्रश्न हैं जो आप उनसे पूछते हैं, इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि आपको संतोषजनक नहीं लगे तो आप उसकी सूचना अपने मुखिया को दें और फिर मुखिया अपने स्तर से पूछताछ कर उसे अपने गांव से बाहर कर दें। ये उसके अधिकार में है। बाहर जाने के बाद वो क्या करता है, नहीं करता है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सरकार उसके बाद देखेगी। लेकिन हम अपने गाँव में, हम अपनी कॉलोनी में, हम अपने घर के बगल में किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं रहने दें। हम उसकी पहचान करें जो आपको और हमको लगे कि वो हमारे बीच का नहीं है, वो हमारे देश का नहीं है, हमारे प्रदेश का नहीं है, बाहर का हो सकता है। वो अपनी पहचान छुपा कर रह रहा। अगर थोड़ी सी भी भनक लगे, एक भी सवाल आपको संतोषजनक नहीं लगे तो आप उसकी सूचना जो है अपने स्थानीय अथॉरिटी को दे सकते हैं। मान लीजिए यही काम आपको कॉलोनी में करना है तो कॉलोनी में जो RWA है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, आपके अपार्टमेंट में अगर कोई ऐसा व्यक्ति लगे तो आप RWA से शिकायत कर सकते हैं। RWA उनसे पूछताछ करेगी, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेगी। अगर उन्हें कुछ सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो वो स्थानीय पुलिस को, स्थानीय थाने को जो है वो बोलेगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई वो करेंगे। इसी तरह सभी लोग यदि अनजान लोगों की पहचान करने लगे तो सरकार को एनआरसी लाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घुसपैठिए अपने आप फिल्टर होकर के अलग हो जाएंगे और ऐसे लोगों के साथ क्या करना है उसके लिए हमारे पास पहले से कानून बने हुए हैं। हमें कोई नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा करने की हमें जरूरत ही नहीं है। अगर आप इस तरीके से पहचान कर लें तो ये घुसपैठिए अपने आप समाज से अलग हो जाएंगे और उसके बाद भारत के जो लोग हैं, कुछ लोग, देखिए ऐसा है, जब एनआरसी की बात आती है तो लोग कहते हैं कि हम किसी खास समुदाय पे हमला कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। दरअसल ये जनता एनआरसी उनके नाम पर, यानी जो भारत के राष्ट्रवादी मुस्लिमों की इमेज भी
जनता एनआरसी या घुसपैठिए से खराब हो रही है और जनता एनआरसी के जरिए उनकी इमेज को सेव किया जा सकता है, उन्हें बचाया जा सकता है। कुछ जगहों पर इन घुसपैठियों को छुपाने और उनके अवैध कागजातों को बनाने के लिए धर्म के नाम पर कुछ मदद कर दी जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं और उन्हीं लोगों को समस्या उन्हीं लोगों को है जो ऐसे लोगों को छिपाते हैं। ज़्यादातर लोग जो नहीं छिपाते हैं उनकी इमेज को ये घुसपैठिए डेंट कर रहे हैं, उनकी इमेज को खराब कर रहे हैं देश के सामने। और उन्हें अगर अपनी इमेज बचानी है, अपनी इमेज को साफ रखना है, तो उन्हें भी जनता एनआरसी का पालन करना चाहिए। और इन सभी समस्या का इलाज सिर्फ एक है, जनता एनआरसी। जनता एनआरसी के प्रणेता डॉक्टर सुरेश चौहान ने आज मुंबई में प्रेस वार्ता कर जनता एनआरसी के बारे में विस्तार से लोगों को बताया और उनसे बात की। और उनके साथ विनायक दामोदर सावरकर के पौत्र रंजीत सावरकर और उरी स्ट्राइक के नायक राजेंद्र रामाराव निंभोरकर भी मौजूद रहे। क्या कहा डॉक्टर सुरेश चौहान ने, एक बार उनको सुनते हैं और उसके बाद ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि एनआरसी के नहीं रहने से क्या क्या बदल रहा है, क्या क्या समस्याएं आ रही है और क्या क्या समस्याएं आ चुकी है जो हम और आप फेस कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसकी वजह क्या है, किसकी वजह से ये समस्याएं हमारे सामने आई है। आज जनता एनआरसी के बारे में क्या कहा डॉक्टर सुरेश चौहान ने, एक बार उनको सुनते हैं, उसके बाद ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे ये समस्या क्या है। से जो 3 लाख लोग निकले हैं उनमें से 75% लोग महाराष्ट्र में आए हैं। मतलब 2 लाख से बड़ा आंकड़ा महाराष्ट्र में घुसपैठियों का हुआ है, तात्कालिक कारण है। लेकिन इसका बड़ा कारण ये है कि 10 करोड़ लोग पूरे भारत में घुसपैठे हैं और महाराष्ट्र में करीब 80 लाख से 1 करोड़ के आसपास है। तो 13.5-14 करोड़ के महाराष्ट्र में अगर 1 करोड़ लोग घुसपैठे हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या है। ये सुलझाने के लिए महाराष्ट्र सरकार चुनाव डिक्लेयर होने के पहले एनआरसी की घोषणा करे, ऐसा हम चाहते हैं। सारे राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे में इसका संकल्प ले ले, ये भी चाहते हैं। और अगर वो नहीं करते तो फिर जनता एनआरसी करेगी। इसके लिए हमने पूरे महाराष्ट्र में टीमें बनाई है। 18,500 ग्राम पंचायत और 44,000 गाँव में पहुँचकर हम ये सर्वे करेंगे। इसमें जन जागरण, फिर सर्च, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, ये सब कुछ किया जाएगा। इसके लिए पूरे महाराष्ट्र भर से प्रमुख लोग भी यहाँ पर आज आए हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हमने ये बात लोगों तक पहुँचाई है। इसमें व्यक्तिगत सुरक्षा से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक सभी को खतरा है। व्यक्तिगत तौर पर कहेंगे तो लोग रोजगार किसी का छीन रहे, किसी का जैसे मुंह का निवाला छीनने वाला, बच्चों के मुंह का निवाला छीन रहे, किसी का रोजगार छीन रहे, किसी की जमीन छीन रहे, किसी की इज्जत छीन रहे, भारत माता की सुरक्षा छीन रहे। अब कल्पना करिए कि हम जहाँ खड़े इस मुंबई में, यहाँ का समुद्र का राजा, यहाँ का कोई भाई होता था, लेकिन आज बांग्लादेशी घुसपैठिया हो गया। तो इतनी खुली सीमा है, उस सीमा पर अगर बांग्लादेशियों का राज है और वो 100 नॉटिकल माइल अंदर जाकर अगर मच्छीमारी करे तो कुछ लेकर भी तो आ रहे होंगे। यहाँ पर हमला करने वाला जो लास्ट हमला हुआ था कसाब, वो भी तो समुद्र से आया था। इसलिए हमने राष्ट्रीय दृष्टिकोण, जो आपका सवाल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है, लेकिन केवल राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है, व्यक्तिगत सुरक्षा का भी है, क्योंकि जेलों में भी सबसे ज्यादा यही लोग हैं। इसलिए व्यक्तिगत से लेकर राष्ट्रीय तक ये मुद्दा है। अब इस आंदोलन में तो हम केवल घुसपैठ ये मुद्दा ले रहे हैं और उसमें एनआरसी की मांग करें, और वो नहीं करने पे जनता एनआरसी की मांग करे। इसके लिए हम जनता को अपील करते हैं कि इसका समर्थन करने के लिए 9209-204-204 इस नंबर पर मिस कॉल करें और हमारे साथ जुड़े, हम आपको संपर्क करेंगे। देश में महाराष्ट्र में पहला प्रयोग हो रहा है, तो महाराष्ट्र की जनता जो कि शिवाजी महाराज जी के सैनिक है और उनके राज्य स्थापना का 350वां वर्ष है, 30 वर्ष में बड़े पैमाने पर वो इसको साथ दे। और महाराष्ट्र में 2.5 लाख पूर्व सैनिक है, 5,000 से ज़्यादा IAS IPS क्लास 1 अधिकारी यहाँ रिटायर्ड होकर रह रहे हैं, और भी सामाजिक क्षेत्र के कई लोग हैं, वो भी इसमें आए, किसान भी आए, ऐसा हम चाहते हैं। आसाम से जो 3 लाख तो जनता एनआरसी जो है इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से कर दी गई है। मुंबई में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सुरेश चौहान के, जो कि जनता एनआरसी के प्रणेता हैं, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे जुड़े, और सरकार से अपील भी उन्होंने करी है कि अपने अपने राजनीतिक एजेंडे में, अपने चुनाव की घोषणा में एनआरसी लाने का वो वादा करें। जनता एनआरसी को हम बता रहे थे आपको कि जनता एनआरसी है क्या, हमने आपको बाइट भी सुनाई। अब आपको बताएं कि जनता एनआरसी जो है काम कैसे करेगी, काम किस तरीके से, यानी जनता एनआरसी अगर लागू की जाती है तो उसको कैसे, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से जनता एनआरसी जो है
वो काम करेगी। अपील है घुसपैठियों की 10 दिनों के भीतर राज्य छोड़ने की अपील की जाएगी इसमें, कि जो घुसपैठिए अपने आप को समझे और सामने आकर के 10 दिन के भीतर जो है वो खुले। पहले उसके बाद है सर्च किया जाएगा, घर घर जाकर के सर्च किया जाएगा कि कौन सा व्यक्ति जो है वो यहाँ का नहीं है, बाहर का है। जनता अपने तरीके से उसकी पहचान करेगी, फिर उसके बाद जो है चिन्हित करेगी उसे। दस्तावेजों की जाँच और सत्यापन किया जाएगा उसका, ये स्थानीय जो है ग्राम पंचायत है उसके द्वारा किया जाएगा। उसके बाद उसे डिपोर्ट किया जाएगा। चिन्हित घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकाला जाएगा, यानी पहले जो है उसको चिन्हित किया जाएगा, चिन्हित करने के बाद उसे अपील की जाएगी और अपील करने के बाद घुसपैठियों को 10 दिनों के भीतर राज्य छोड़ने की अपील की जाएगी। उसके बाद सर्च किया जाएगा घर घर जाकर के, और सर्च करने के बाद जो है उसे चिन्हित किया जाएगा, दस्तावेज की जांच की जाएगी, सत्यापन किया जाएगा, फिर उसे डिपोर्ट किया जाएगा फाइनली जिस देश से हैं वो। और इसके लिए हमारे पास कानून पहले से बने हुए हैं और इसके लिए कोई नया कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। तो ये जो 4 तरीके थे, 4 तरीके के जरिए जो है आसानी से जनता एनआरसी जो है वो लागू कर दिया जाएगा और किसी को कोई नए कानून बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है एनआरसी के प्रावधान। हालांकि प्रावधान जटिल है और ग्राफिक्स के जरिए इसको हम आपको पहले ही बताएंगे। अब हमने कहा है कि क्या है आपके पास वायरल वीडियो, क्या है वो भी आपको दिखाएंगे, और क्या ट्रेंडिंग कर रहा है, ट्रेंड में क्या चल रहा है वो भी आपको बताएंगे। जो पहला हमारे पास वीडियो आया है वो है, एक बार मैं कहूँगा अपने पीसीआर की टीम को कि एक बार स्क्रीन पे दिखाएं कि क्या है आज वायरल क्या हो रहा है, और वायरल करने के बाद जो है हम आपको बताएंगे कि आज की कल की हेडलाइन क्या है। ये वायरल वीडियो जो है, कुंडलम गोकुले भ्राज मानव एक मानम बच्चे की यशोदा भियोलुख लाब्दा नामम वमानम परमृष्ट मति नमामीश्वरम सच्चिदानंद एक छोटे बच्चे की का वीडियो जो है वायरल हो रहा है और करीब कुछ नमामीश्वरम महीनों की ये सच्चिदानंद बच्ची है और ये जो है रूपम मंत्रोच्चारण कर रही है और जिस तरीके से माँ गोकुले या भ्राज इसको मानव मानम जिस तरीके से माँ कह रही है उसी यशोदा तरीके से वो उसको भियोलु रिपीट भी कर रही है। एक छोटी सी बच्ची है 3 महीने की, और ये वीडियो जो है काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, खासतौर पे इंस्टाग्राम पे ये वीडियो जो है अपलोड किया गया है और उसके बाद इसे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही साझा किया गया है। और ये वीडियो जो है अभी काफ़ी तेजी से जो है वो वायरल हो रहा है। और इस वायरल वीडियो के बाद जो है बड़ी खबर, यानी कल की बड़ी खबर, यानी कल जब अखबार पढ़ेंगे तो उसमें हेडलाइन क्या होगी। 4 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। पूजा का शुभ मुहूर्त 11:52 पे है और जो 12:35 तक रहेगा। तो कल दूसरी पूजा है और कल जो है 12:53 से दूसरी हेडलाइन है प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी 4 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे दिल्ली के ताज पैलेस होटल पहुंचेंगे, जहां आयोजित कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर वहां उपस्थित लोगों को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित भी करेंगे। तीसरी खबर अमित शाह से। अमित शाह 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। वो शुक्रवार को रथ यात्रा पर जगन्नाथ मंदिर की मंगल आरती में शामिल होंगे और इसके बाद वे अहमदाबाद के नारायणपुर रिल्स अस्पताल में अंबाबारी में विद्यार्थी भवन का उद्घाटन करेंगे। और जो आखिरी खबर है वह सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट तिरुपति लड्डू विवाद के मामले में आज शाम 4 अक्टूबर को सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई टालने की मांग की थी, जिस पर अमल करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई को 1 दिन के लिए टाल दिया है, स्थगित कर दिया है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान की, जिन्हें भी इस मामले में अपनी याचिका दी है और सरकार से मांग की है कि पूर्व जस्टिस यानी जो रिटायर्ड जस्टिस है उससे इस मामले की जांच करें। तो आज 10 की बात में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। किसानों को और जो हमारे सैनिक हमारी सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं उन सबको धन्यवाद करने के साथ आपको कहेंगे शुभ रात्रि, क्योंकि उन्हीं के कारण जो है हम यहाँ पर उन्हीं के कारण जो है सुख चैन की नींद सो पा रहे हैं। और आपको बता दें प्रोग्राम को अंत करने से पहले, शुभ रात्रि करने से पहले 10 की बात के बारे में यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो 10kibaat@gmail.com पे अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। तो फिलहाल आज की 10 की बात के लिए इतना ही। तो आज की 10 की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।